पहले हमने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया दो तरीके से। एक हिस्सा जो कारोबारी जगत, चाहे वो फिर बाजार हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, मार्केट्स हो, क्रूड हो, ये सब की हमने बात की। और दूसरा हिस्सा कि ईरान में इस वक्त जो हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है, जो वॉर सिचुएशन है, पूरे गल्फ कंट्रीज में फैल चुकी है, पूरा मिडिल ईस्ट अब उसकी चपेट में आ गया है, उसका एनालिसिस भी हमने किया। अब कुछ और चीज़ों पर यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हमने बात कर ली तनेजा जी क्रूड ऑयल की, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले कि अनसर्टेनिटीज आने की वजह से जो भयंकर हलचल मच गई थी, क्या इस पूरी सिचुएशन का अगेन उसी तरीके का इंपैक्ट उन कमोडिटीज पे भी आता हुआ दिखेगा? नहीं, अगर आप इतिहास उठा के कमोडिटीज का देखते हैं तो गोल्ड का और तेल का, क्रूड ऑयल का बड़ा ही आपस में गहरा संबंध है। हमने देखा है कि दोनों की कीमतों को लगभग उतार चढ़ाव होता है, तो उसने कहीं ना कहीं उनका एक सिक्के के दो पहलू की तरह होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहने का प्रयास किया कि मेरा अपना ये मानना है कि ये सब हम उसमें देखेंगे, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल मैथमेटिक्स है, जो मेरा भी वही लगभग वही है कि ये ज्यादा लंबा युद्ध चलेगा नहीं, और ये 5-7 दिन के अंदर इसको निपटाया जाएगा। और उसके बाद अमेरिका और इजराइल और पश्चिम के देश मिलेंगे और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे बाजार के सेंटिमेंट्स, पूरी इकोनॉमी के सेंटिमेंट्स, उसको ठीक करो जो सारा डिसरप्शन हो गया है सिविल एविएशन में। क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है, दुनिया के तमाम जहाज, हवाई जहाज जो पश्चिम से पूरब जाते हैं वो मिडिल ईस्ट के ऊपर से होकर के गुजरते हैं। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट जो है वो जंक्शन है, एक ऐसा जंक्शन है जो पूरा साउथ एशिया को यूरोप से जोड़ता है और कुल मिला के अफ्रीका से जोड़ता है। तो तमाम दुनिया की लगभग जो है आधी अर्थव्यवस्था के लिए वो एक ऐसा जंक्शन है, अगर वहां हलचल होती है तो वहां कीमतों में असर आ जाता है। और तेल तो एक ऐसी चीज है जिसमें अगर जो है वो ऑयल जो है वो $85 से ऊपर चला जाता है और टिक जाता है वहां पे अगर महीने भर के लिए, तो ट्रम्प साहब की पार्टी चुनाव हार जाएगी। वो आपको पता है, संसद के चुनाव होने वाले हैं, तो इस वो गणित उन्होंने कर लिया है। दूसरा एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो बात हम लोग कर रहे हैं तेल को लेकर के खासतौर से, अगर ये 7-8 दिन में हो जाता है और वेनेजुएला की तरह ईरान का तेल जो है वो बाजार में आना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं, और ईरान का तेल जो अभी तक ज्यादातर चाइना को जाता है, लगभग उनका उत्पादन आज की तारीख में 40 लाख बैरल है, उसको रैंप अप किया जा सकता है बहुत तेजी से, क्योंकि ईरान के बहुत भारी तेल के भंडार हैं। तो फिर तेल की कीमत लंबे समय के अंदर, अगर आप 3-4 महीने की बात करते हैं, तो फिर तो $58 पहुंच जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी एक तरफ वेनेजुएला का तेल और दूसरी तरफ ईरान का तेल, खासतौर से भारत जैसे बाजार के लिए, तो वो तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी। तो हमको सब कुछ देख के चलना है। साथ में एक बात बताऊं, जो चिंता का विषय खासतौर से मेरे जैसे लोगों के लिए वो ये है कि अमेरिका ने जहां जहां सत्ता परिवर्तन किया है, सत्ता परिवर्तन करना तो वो जानते हैं, उसका उदाहरण आपके सामने इराक है, उसके उदाहरण आपके सामने लीबिया है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, लेकिन वो उसके बाद वहां छोड़ देते हैं और उसके बाद वहां वैक्यूम होता है और वहां केओस हो जाता है, वो देश बहुत बुरी हालत में हो जाता है। ऐसा ना हो कि ईरान में भी वही हो जो अफगानिस्तान में हुआ, जो इराक में हुआ, जो सीरिया में हो रहा है, जो लीबिया में हो रहा है। वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान जो है वो तेल के बहुत भारी वहां भंडार है, और तेल गैस का तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भंडार है, और पारंपरिक रूप से ईरान जो है वो भारत को तेल बेचता रहा है। और एक बात मैं आपके दर्शकों को और बताऊं, अगर आप 1970 का दशक उठा के देखते हो, 1970, 71, 72, 73, ईरान का जीडीपी बहुत हाई था, और ईरान जो है भारत जैसा देश उनसे कर्जा लेता था, हम लोन लेते थे। हमने राजस्थान कैनाल की बात हुई थी, ईरान से लोन लिया था, वो ईरान का एक दबदबा और दर्जा हुआ करता था, और वहां से आज वो कहाँ है। लेकिन पोटेंशियल उनके अंदर काफी है। और लेकिन मेरा मानना है तेल की कीमतों को लेकर के ज्यादा नहीं घबराना, हफ्ता 10 दिन परेशानी हो बिल्कुल, सकती है। मैं अगर यहीं पे आना चाह रहा था। हाँ, तने तनेजा साहब, मैं यही सवाल लेके, दरअसल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि ईरान के आप भले ही उस सत्ता को परिवर्तन कर दें, लेकिन नई सत्ता किस तरह से व्यवस्थित तरीके से कायम हो, बड़ा चैलेंज होगा पिछला अनुभव देखते हुए। ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा प्रभु दयाल साहब से। मिस्टर दयाल, दो चीज़ें, नई सत्ता का आना, क्या ईरान में आप काफ़ी लंबे समय तक रहे, ईरान की जो जनता है वो नेशनलिस्ट काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, अमेरिका द्वारा पदस्थ किए जाने के बाद क्या वहां पे नई सरकार को इतनी आसानी से स्वीकार किया जाएगा? लक्ष्मण जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तनेजा साहब ने जो कहा उससे 100% इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं छिड़ेगी। उन्होंने एक कनेक्शन जाहिर किया जो ट्रंप के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, उसमें और इस लड़ाई के बीच में। देखिए, ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है और उनकी पार्टी बहुत फिक्र कर रही है कि किस तरह से मिड टर्म इलेक्शंस में वो
फेस करेंगे। बिहार में जो जितने इलेक्शंस हुए थे वो हार गई, डेमोक्रेट जीते। डेमोक्रेटिक पार्टी भी समझती है कि ये जो लड़ाई है, नहीं नहीं, इससे इससे अगर इससे ये इससे पॉपुलैरिटी, इससे एम्बेसडर दयाल, इससे पॉपुलैरिटी ट्रम्प को कैसे मिलेगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मिलेगी, वहां लेकिन पे मागा के जो समर्थक हैं वो तो कभी चाहते नहीं थे कि आप युद्ध के काम करिए। युद्ध के लिए वहां पे उतर गए आप अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो उसके काउंट निगेटिव नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हर हालत में उनकी जो सपोर्ट बेस है, उनका जो दबदबा है बना रहे। अभी उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी नीचे गिरती जा रही है। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लोएस्ट है। तो वो किस तरह से इसको ऊपर करें? ईरान पे अटैक करके ईरान को ध्वस्त करें तो उनकी वाह वाह होगी। डेमोक्रेट्स भी परेशान है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं ये लड़ाई, वो जीतेंगे क्योंकि उनकी जो मिलिट्री माइट है ज्यादा सुपीरियर है, मच। तो इससे मिड टर्म इलेक्शन पे असर पड़ सकता है, बिकॉज ट्रम्प जो है वो जीते हुए नजर आएंगे और अमेरिकन एक हमेशा सवाल चाहते हैं और, कि एम्बेसडर दयाल एक सवाल अब और, देखिए जो आपने ये प्रश्न एम्बेसडर दयाल एक सवाल और, ईरान भारत सरकार का रिएक्शन इस पूरे मामले में कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है वो तो इस हमले का बहुत पुरजोर विरोध कर रही है, तो भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए ऐसे मामले पे? भारत तो हमेशा से लड़ाई के विरुद्ध है। भारत तो नहीं चाहता है कि ये लड़ाई आगे बढ़े। देखिए हमारे पूरे रीजन को में तनाव है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, अब ईरान को लेकर इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। तो इससे तो पूरे रीजन में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है जो आपने पूछा था कि किस तरह की सरकार आएगी ईरान में। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुल्ला रेजीम जाएगी। लोग बहुत ही इससे नाराज हैं और हालांकि मुल्ला रेजीम के सपोर्टर्स हैं, हार्ड लाइनर्स, लेकिन जो मेजोरिटी है वो इनसे नाराज है, इस रेजीम से, और ये चाहती है जाए। अब अमेरिकन कोशिश शायद करेंगे कि वो रजा शाह को वापस लाए और मोनार्की वापस आए। तो ना तो ईरानी लोग मुल्लाक्रेसी चाहते हैं, ना मोनार्की चाहते हैं। वो चाहते हैं नॉर्मल डेमोक्रेसी। मैं तो लोगों से मिलता था, इतने लोगों से बातचीत होती थी। लोग बिल्कुल परेशान थे कि किस तरह से उनकी आवाज कोई मैटर ही नहीं करती है। वो चाहते हैं डेमोक्रेसी। अब कैसे कायम होगी ये देखना होगा। ये क्यों? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पे मैं एम्बेसडर दयाल, मैं एक सवाल लेकर आपके पास आऊंगा इस पे, लेकिन एक सवाल तनेजा साहब से पूछना चाहूँ। तनेजा साहब, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से हटाया तो माना गया कि आपने भी कई बार एनालिसिस किया था कि वहां पे तेल का भंडार काफी ज्यादा है, तो इनडायरेक्ट मुझे लगता है कि वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को हटाने के बाद अपना अमेरिका का दबदबा वहां पर बना। अब ईरान में अपदस्थ करने के बाद अमेरिका का दबदबा यहां बनेगा। धीरे धीरे एक बड़े ऑयल एरिया पे अमेरिका का दबदबा होना अच्छा संकेत माना जाए या नकारात्मक संकेत माना जाए? बहुत अच्छा। देखिए आप बहुत अच्छा लक्ष्मण आपने प्रश्न किया। देखिए हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे लिए तेल बहुत बड़ा एक क्रूशियल कमोडिटी है, स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है। हमें जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। हकीकत यह है कि इसी ईरान ने, हमने इनसे 18-17 साल पहले $30 बिलियन की डील करी थी, जो सॉवरेन डील थी। सॉवरेन डील भारत के राष्ट्रपति की तरफ से की थी और वहां के राष्ट्रपति के साथ थी, और उस डील से वो मुकर गए। उन्होंने उस डील से बैकआउट कर गए, ये कह के कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने मना कर दिया। हकीकत ये थी कि वो ज्यादा कीमत चाहते थे और हमारे यहाँ चूंकि सॉवरेन डील थी हम वो कर नहीं सकते थे। एलएनजी की डील थी वो। उसका नतीजा ये हुआ कि वो डील से ये बैकआउट कर गए और आज तक ईरान ने एलएनजी की शक्ल नहीं देखी। वो देश जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल के भंडार है, एलएनजी तक नहीं पहुंच पाया। वो उनके लिए कर्ज साबित हुआ। दूसरी तरफ आपने चाबहार का लक्ष्मण जिक्र किया था। चाबहार में हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन वो चाबहार में ईरान को जब मौका लगा है उन्होंने वहां ब्रेक लगाए हैं, हमारे लिए वहां मुश्किलें पैदा करी। लेकिन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने वहां जाके वहां पे फरजाद बी बहुत बड़े तेल भंडार का खोज करी थी। अपने पैसे से हमने खोज करी थी, मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे। वो फील्ड उन्होंने चाइना को दे दी, भारत को देने से मना कर दिया। ईरान बहुत अच्छा देश है,
शिया है, आर्यन है, वगैरह वगैरह, हमारे जज्बाती ताल्लुकात हैं हमारे, लेकिन वो सब है। लेकिन अगर ईरान का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना शुरू हो जाता है, वहां पे भारतीय और तमाम कंपनियां जाती हैं, ईरान का ऑयल एंड गैस सेक्टर मेन स्ट्रीम हो जाता है, दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ जाती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उनका प्रोडक्शन जो 40 लाख है उससे $80 लाख रैंप अप हो जाता है, दुनिया के लिए और भारत के लिए वो बुरी खबर नहीं होगी।